सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम सब लोगों ने जो हमारा पहले यूनिट का पहला पाठ है विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कौन कौन से इसके न्यूमेरिकल करने हैं मैं आपको अपने ग्रुप के माध्यम से सूचना दे दूंगा। आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए पाठ का नाम है गाउस का नियम व अनुप्रयोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस कोरोना काल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इस सिलेबस में 30% की कटौती की जा चुकी है। हमारी राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं, लेकिन NCERT की किताब में पहले से 3 अनुप्रयोग है। तो हम लोग अभी चूंकि राजस्थान बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है कौन सा टॉपिक कब हटना है, वो हम बाद की बात है। पहले आज शुरुआत करते हैं गाउस का नियम व अनुप्रयोग। गाउस का नियम हमारे विद्यार्थियों तभी समझ में आएगा, इससे पहले हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। जिसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। हमारा 1 से लेकर जो 4 पाठ तक का यूनिट है उसमें तो हमारी चर्चा रहेगी विद्युत फ्लक्स की। जब हम लोग 7वें 8वें पाठ में प्रवेश करेंगे उस समय हम लोगों को राशि पढ़नी पड़ेगी चुंबकीय फ्लक्स। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची जाती है। ये मान लीजिए किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु खींची जाने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। इस विद्युत क्षेत्र में विद्यार्थियों हम लोगों ने यह कोई क्षेत्रफल ले लिया, यह क्षेत्रफल ले लिया। इस क्षेत्रफल को हम लोगों ने छोटे छोटे भागों में बांट लिया है। हम लोगों ने यह एक भाग ले लिया। इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो ले लिया हम लोगों ने वेक्टर ds। यहाँ पर वेक्टर e और वेक्टर ds इन दोनों के बीच में कोई कोण है, ये है मान लीजिए थीटा। तो यहाँ पर बच्चों जब विद्युत फ्लक्स की बात आएगी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र में स्थित ये अल्पांश है। इस अल्पांश में ये आपने जो लिया है क्षेत्रफल अल्पांश ds, ये तो एक पृष्ठ हो गया जिसको आपने s कह दिया। इस पृष्ठ में यह एक अल्पांश क्षेत्रफल जिसको आप वेक्टर ds बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश जिसको आप वेक्टर ds बोल रहे हैं, इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, वह विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। अब बच्चों इसको आप लोगों को परीक्षा में 1 नंबर के लिहाज से जब बताना हो तब आप लोग केवल मात्र यह सूत्र लिख देंगे तो भी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। मेरी बात पर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। तो d फाई बराबर क्या आ गया, वेक्टर E डॉट ds। इसको बच्चों आप लोगों ने समीकरण नंबर 1 दे दी। चूंकि आपका ये पृष्ठ पूरा है, अभी आपने बात की है इस अल्पांश की। जब हम सब लोग इस संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, ये तो है अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स, लेकिन ऐसे अल्पांश इस संपूर्ण पृष्ठ में बहुत सारे हैं। जब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो आप क्या कर देंगे, समीकरण 1 को समाकलित कर देंगे। इसको समाकलित करेंगे तो बाएं पक्ष में क्या आ गया भाई, ये आ गया इंटीग्रेशन d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ये s। अब बाएं पक्ष का समाकलन क्या हो गया, 1d फाई का मतलब फाई। फाई बराबर यह आ गया है वेक्टर E डॉट ds
यहाँ पर बच्चों लिख दिया आपने S। चूंकि आप लोग देख रहे हैं ये पृष्ठ बंद है तो यहाँ पर निशान आ जाएगा बंद पृष्ठ का। तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलेंगे इसको, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। तो ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स का जब आपको अर्थ बताना हो, आपने समीकरण 1 लिख दी है तो भी सही है, ये वाला सूत्र लिख दिया है तो भी सही है। अब आप लोगों को मान लीजिए दोनों ही बात उस समय भूल गए हो, हालांकि भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूंकि आपको ध्यान है विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची जाती है, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स अपने आप में क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की जो संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना, आपसे कोई परीक्षा में पूछे 1 नंबर का प्रश्न विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप बोल देंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर आप लोग ये थ्योरेटिकल परिभाषा नहीं देना चाहें तो आप बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अल्पांश के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो फाई बराबर क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। क्लियर होगी बात। ये विद्युत फ्लक्स का बच्चों हम लोगों ने अर्थ जान लिया है। परीक्षा में इस प्रश्न को इस रूप में ही पूछते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, विद्युत फ्लक्स की प्रकृति बताइए, विद्युत फ्लक्स की विमा लिखिए। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। हर बात जहाँ पर भी दिक्कत हो आप लोगों को पहले से कर रखा है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हमें बताना है इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझना। जब हम लोग मात्रक की बात करते हैं उस समय इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर ये जो राशि है दो राशियों का अदिश गुणनफल है या सदिश गुणनफल है, समाकलन के भीतर है या अवकलन के भीतर है। सीधा सिंपल सा इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस राशि की हम बात कर रहे हैं वो किन दो राशियों का गुणनफल है। किन का गुणनफल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश। तो इसका मात्रक लिखने के लिए पहले आइए आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक बता रहा हूँ आपको। मात्रक आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था आप लोगों को याद है, बताया हुआ है E बराबर F बट्टे Q से। मात्रक क्या आ गया, न्यूटन बट्टे कूलाम। गुणा का निशान आगे क्या है, ds। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, तो यह हो गया है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका दूसरा मात्रक और होता है बच्चों, जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी तब आपको मैंने बताया था इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बट्टे मीटर। क्योंकि ये सूत्र आप लोगों को तीसरे पाठ में समझाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, E बराबर माइनस dV बट्टे dr। तो विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट, dr की जगह आ गया मीटर। तो इसका दूसरा मात्रक ये हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं दूसरा मात्रक E की जगह क्या आ गया, वोल्ट बट्टे मीटर, वोल्ट बट्टे मीटर। गुणा क्या है भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यह आ गया है बच्चों मीटर स्क्वायर। नीचे मीटर की पावर 1, ऊपर मीटर की पावर 2, 1 कैंसिल हो गया। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट गुणा मीटर। तो ध्यान रखना आप लोग, जब आपसे कोई पूछे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए तो आप लोग कह सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या कह सकते हैं आप लोग वोल्ट गुणा मीटर। समझ में आ रही बात। अब बच्चों हम इसकी विमा पर ध्यान देना चाहते हैं। विमा क्या होगी, चूंकि फिजिक्स है वो रटने का विषय नहीं है, हर बात को समझ समझ कर पूरा किया जाता है। देखो बेटा, न्यूटन, वो न्यूटन क्या है, बल। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। बट्टे कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश। कैसे आवेश की विमा आपने पढ़ी थी, I बराबर क्या होता है, Q बट्टे T। तो Q बराबर क्या हो गया, IT।
आई का मतलब एम्पियर, टी का मतलब समय। तो इस कूलाम की जगह आ जाएगा एम्पियर गुणा समय। एम्पियर की विमा क्या हो गई ए और समय की विमा क्या हो गई टी। तो यहाँ पर कूलाम की जगह आ जाएगा बच्चों A1 T1, ये लिख दिया A1 T1 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर किसके लिए आता है, दूरी के लिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर L की पावर 2। अब इसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं अपन लोग M1। L की पावर कितनी, 1 2 3, T की पावर माइनस की 2 है, नीचे T की पावर प्लस 1 है। इसको ले जाइए, किसकी हो जाएगी ये माइनस की, तो T की पावर -3। A की पावर 1 नीचे है, ऊपर लाइए माइनस की बन जाएगी। तो ये इसकी विमा आ गई है। आपसे कोई कहे विद्युत फ्लक्स की विमा लिखिए तो आप क्या बोल देंगे, M1 L3 T-3 A-1। तो हमने इसका अर्थ जान लिया, इसका मात्रक जान लिया, इसकी विमा जान ली। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। आपके सामने है डी फाई क्या है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। कक्षा 11 में हमने बात सीखी थी, अदिश गुणनफल का मतलब सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे प्राप्त परिणाम क्या होता है भाई, आई जे के रहित होता है, उसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर आई जे के नहीं आएगा, इसका मतलब यह अपने आप में कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। तो आप बोलेंगे विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। यह हमारा विद्युत फ्लक्स से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एक बार पुनः सुन लीजिए। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गणितीय रूप में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, इसका समाकलन करके हमने यह इक्वेशन प्राप्त कर ली, यानी फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। इसका मात्रक जान लिया, इसकी विमा जान ली और इसकी प्रकृति जान ली। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक पर आते हैं। जब तक विद्युत फ्लक्स क्लियर नहीं होता हम लोग गाउस का नियम नहीं पढ़ पाते। तो अब हम इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, गाउस का नियम। भौतिक विज्ञान में आप लोगों को अनेकों बार गाउस का नियम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब हम लोग 7वें 8वें पाठ में आएंगे वहाँ पर भी गाउस का नियम पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ये स्थिर विद्युतिकी में, वहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में, वहाँ पर भी गाउस का नियम आएगा। और ये बच्चों जो नियम है गाउस का नियम, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स में हो, आगे जब हम लोग 17वां पाठ पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहाँ पर आप लोगों को मैक्सवेल की चारों समीकरणें पढ़ाई जाएगी। तो ये दो नियम जो हम पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक मैग्नेटोस्टैटिक्स में, एज इट इज़ आप लोगों के लिए ये समीकरणें बन जाएगी। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, गाउस नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया, गाउस ने बताया कि विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है जिसको दर्शाने के लिए आप लोगों ने क्या खींच रखी है, ये विद्युत बल रेखाएं खींच रखी है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आपने पृष्ठ ले लिया, कल्पना कर ली पृष्ठ कैसा है, वो बंद पृष्ठ है। उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है जिसको आप बोल रहे हैं फाई, ये किसके बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह बच्चों पृष्ठ है, इस पृष्ठ में यहाँ पर ये आवेश Q1 है, यहाँ पर ये आवेश Q2 है, यहाँ पर ये आवेश Q3 है। तो गाउस ने बताया कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक विद्युत पृष्ठ है, जैसे ये आपने कल्पना कर ली, काल्पनिक विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग, यहाँ पर योग क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चौथा होगा तो Q4। इस प्रकार से हम लोग व्यापक रूप में लिख सकते हैं पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग समेशन Q। तो गाउस ने बताया विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद विद्युत पृष्ठ से, आप लोग काल्पनिक शब्द भी लगा सकते हैं, किसी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग समेशन Q
तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। फाई बराबर समेशन क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, हम लोगों ने बार बार चर्चा की है, हमारा जो पेपर का पैटर्न है उस पैटर्न में एक एक नंबर के 13 प्रश्न आते हैं। अनेकों बार यह प्रश्न भी पूछा गया है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है फाई बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। नोट्स में कैसे लिखेंगे आप लोग दोबारा सुन लीजिए। विद्युत चित्र नहीं बनाना है यहाँ पर, आपको ये समझाने के लिए बताया मैंने। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। अब कई बार क्या होता है बच्चों, आप लोगों से प्रश्न पूछ लेते हैं। एक प्रश्न आता है आजकल, सुमेलित कीजिए। उसमें लेफ्ट साइड में तो प्रश्न आते हैं और राइट साइड में उनके आंसर दिए हुए रहते हैं। जैसे आपको दे दिया लेफ्ट साइड में गाउस का नियम, और आप लोग देखते हैं आंसर में ऐसा रूप नहीं है। ऐसा रूप इसलिए नहीं है क्योंकि गाउस के नियम को हम लोग इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, फाई बराबर 4 पाई के समेशन क्यू। गाउस के नियम को फाई बराबर 4 पाई के समेशन क्यू से भी दर्शा सकते हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों एक ही रूप है। चूंकि हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ रखा है, इस कूलाम नियतांक के को हम किससे दर्शाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया भाई, समेशन क्यू। अब क्या हो गया यहाँ पर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर क्या आ गया, समेशन क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। एक ही बात हो गई। तो बच्चों, परीक्षा में आप लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। परीक्षा में कोई कह दे स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखो, तो आप लोगों ने ये लिख दिया तो भी सही, ये लिख दिया तो भी सही। इसको तो हम लोगों ने शब्दों में लिख दिया है। इसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 4 पाई के तथा पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग के गुणनफल के तुल्य होता है। फाई बराबर 4 पाई के इंटू समेशन क्यू। क्लियर होगी बात। यह बच्चों हमारा गाउस का नियम आ गया। लेकिन आप लोगों को पता है, आजकल जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो तार्किक प्रश्न ज़्यादा होते हैं, सीधे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। अब तार्किक प्रश्न, जैसे एक शब्द आ रहा है निर्गत फ्लक्स, एक प्रश्न आप लोग किताब में जब सवाल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर शब्द आएगा प्रवेशित फ्लक्स। तो सबसे पहले तो हमें इनका अंतर जानना जरूरी है कि निर्गत फ्लक्स तो क्या है, प्रवेशित फ्लक्स क्या है। आप लोग सारे बच्चे ध्यान देना। जैसे बच्चों, यह हमारा कोई विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ है। यहाँ पर मान लीजिए यह आवेश है Q1, इसका मान दे रखा है आप लोगों को 3 माइक्रोकूलाम। यह आवेश है Q2, इसका मान है मान लीजिए 4 माइक्रोकूलाम। यह आवेश है Q3, इसका मान है 2 माइक्रोकूलाम। अब आपसे कोई कहे कि बताओ भाई इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग कितना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे भाई, समेशन क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तो कहेंगे ना भाई 3 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 9 माइक्रोकूलाम। यानी पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग पॉजिटिव आया, नेगेटिव, पॉजिटिव है, स्पष्ट है। यह है यहाँ पर पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग धनात्मक। अब मान लीजिए एक दूसरी स्थिति है, यह हमारा कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है यह आवेश है Q1, इसको आप कह रहे हैं -6 माइक्रोकूलाम। Q2 यह है मान लीजिए 2 माइक्रोकूलाम, और यह Q3 है, इसका मान भी 2 माइक्रोकूलाम है। यदि हमसे कहे कि इस स्थिति में आप लोग गाउस पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग बताइए, तो आप क्या कहेंगे भाई, समेशन क्यू बराबर इनका योग कर देंगे। Q1 की जगह क्या आ गया भाई, -6, Q2 की जगह क्या आ गया, +2, Q3 की जगह क्या आ गया, +2। तो प्लस के तो आवेश कितने हो गए, 4 माइक्रोकूलाम, माइनस का कितना हो गया,
-6 माइक्रोकुलाम, तो कितना बच गया भाई ये -2 माइक्रोकुलाम। तो आप लोग देख रहे हैं पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग क्या हो गया, यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर क्या आया था धनात्मक। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बात समझनी है, जब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो बच्चों उस समय फ्लक्स है वो निर्गत होता है। निर्गत का मतलब बल रेखाएं उससे पार होकर बाहर जाती है। जब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग ऋणात्मक होता है तो फ्लक्स कैसा होता है, निर्गत नहीं होता है, प्रवेशित होता है। अब बच्चों इसका प्रश्न क्या बन सकता है, यह प्रश्न दे दिया आपको परीक्षा में, मान लीजिए प्रश्न आ गया, ये चित्र दे दिया, आपसे पूछ लिया बताओ इस पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होगा या प्रवेशित, तो आप स्वतः ही बता देंगे पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग क्या है, पॉजिटिव, तो फ्लक्स क्या हुआ, निर्गत। इस स्थिति की बात करें, पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग क्या आया, नेगेटिव, तो फ्लक्स क्या हो गया, प्रवेशित। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें ध्यान में देनी है। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स में एक बात लिखो, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें आपका ये पहला बिंदु तो क्या हो गया, नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग। नंबर 1 आप कह सकते हैं, यदि पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग धनात्मक है तो फ्लक्स निर्गत होगा, जबकि पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग ऋणात्मक होने की स्थिति में फ्लक्स प्रवेशित होगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, आप लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर जो फाई का मान है वो समेशन क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0, यानी पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग पर डिपेंड कर रहा है। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए यह कोई पृष्ठ आपने ले लिया वृत्ताकार, यह कोई पृष्ठ ले लिया आप लोगों ने आयताकार, यह कोई पृष्ठ ले लिया आप लोगों ने वर्गाकार, यह कोई पृष्ठ ले लिया आपने वृत्ताकार के साथ साथ गोलाकार ले लिया, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ की आकृति की बात नहीं हो रही। हम लोग ये नहीं कहते विद्युत क्षेत्र में किसी आयताकार पृष्ठ से या विद्युत क्षेत्र में किसी गोलाकार पृष्ठ से या विद्युत क्षेत्र में किसी त्रिभुजाकार पृष्ठ से, हम केवल बात क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद विद्युत पृष्ठ से। तो इसका मतलब हम लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत होता हो या प्रवेशित होता हो, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ की आकृति कैसी है, पृष्ठ की आकृति कैसी है, पृष्ठ का आकार कैसा है, पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु विचारणीय है, ध्यान रखने योग्य बिंदु है, वो क्या बन गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत अथवा प्रवेशित विद्युत फ्लक्स इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ की आकृति, आकार, त्रिज्या या क्षेत्रफल कितना है। तो कहने का मतलब एक सीधी सी बात हो गई कि फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति, आकार, त्रिज्या, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आप लोगों को परीक्षा में भ्रमित करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे मैं प्रश्न बना के बता रहा हूं, एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स दे दिया आपको फाई बराबर 5 इकाई है। फिर कहते हैं यदि इस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या पहले के मुकाबले दुगुनी कर दी जाए, यानी 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 4 कर दी जाए, बताओ फ्लक्स का मान कितना होगा। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं कि पहले त्रिज्या कितनी थी गोलाकार पृष्ठ की 2 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 4, तो बच्चे करते हैं कि फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है आपका आंसर क्या होना चाहिए, चाहे गोले की त्रिज्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दे, चाहे 2 से घटाकर 1 कर दे, फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका जो नोट्स में जो दूसरा बिंदु है वो क्या लिखा जाएगा कि किसी भी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति, आकार, त्रिज्या, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका उदाहरण समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्यार्थियों यह कोई पृष्ठ है,
इस पृष्ठ के भीतर यह आवेश Q1, यह आवेश Q2, यह आवेश Q3, यह आवेश इस पृष्ठ के बाहर है Q4। मान लीजिए इस Q1 का मान प्रत्येक का 1-1 माइक्रोकूलाम है। अब आपसे कह दिया कि बताओ भाई इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत फ्लक्स कितना होगा। जब अब व्यापक बात करते हैं तो वहाँ पर निर्गत या प्रवेशित की बात नहीं करते हैं, संबद्ध लिख देते हैं एक शब्द। उसमें निर्गत कब होगा? जब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग पॉजिटिव है। प्रवेशित कब होगा? जब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग नेगेटिव है। अब ध्यान देना, Q1, Q2, Q3 तो पृष्ठ से परिबद्ध है यानी पृष्ठ के भीतर है और Q4 पृष्ठ के बाहर है। अब आपसे पूछ लिया कि इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो अमूमन हम क्या करते हैं, समेशन Q का मान निकालते हैं तो इन चारों को जोड़ देते हैं, 1 + 1 + 1 + 1। लेकिन ध्यान रखना, जब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग लेंगे उसमें बच्चों कभी भी आप लोगों को Q4 को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि Q4 कहाँ पर है? पृष्ठ के बाहर है। तो समेशन Q में केवल किसका योगदान होगा? Q1 का, Q2 का और Q3 का। तो आप लोग अपना जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये लिख सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना में केवल उन्हीं आवेशों का योगदान रहता है जो आवेश या तो पृष्ठ के भीतर है अथवा पृष्ठ की सतह पर है। यदि यहाँ पर होता ना ये Q4 तो हम इसको शामिल करते हैं। तो केवल मात्र आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत अथवा प्रवेशित फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, यानी आवेश जो पृष्ठ के भीतर है या पृष्ठ की सतह पर है उनका तो फ्लक्स की गणना में योगदान होगा और जो पृष्ठ से बाहर है उनका योगदान नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चों ऐसी स्थिति भी बन जाती है जैसे यह कोई बंद पृष्ठ है। आपको मैंने बता दिया है पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, गोलाकार हो, कैसा भी हो, यह पृष्ठ है। इस पृष्ठ में विद्यार्थियों ऐसी स्थिति बन गई है कि कुल आवेश मान लीजिए 4 माइक्रोकूलाम है। अब वो 4 माइक्रोकूलाम इस प्रकार से वितरित है, आपको दे दिया कि Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान भी 2 माइक्रोकूलाम। ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि जो आवेश का वितरण है वो 1 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश के रूप में हो, Q1 1, Q2 1, Q3 1, Q4 1। तो हम लोग परीक्षा में जब हम गणना करते हैं तो अनावश्यक जल्दबाजी कर बैठते हैं। आपको 2 चित्र दिए हुए रहते हैं कि यहाँ पर ये Q1 2 माइक्रोकूलाम, Q2 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर दे दिया Q1, Q2, Q3, Q4। आपसे पूछ लेते हैं कि दोनों स्थितियों में निर्गत फ्लक्स का मान बताइए। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो 2 ही आवेश है, यहाँ पर आवेश का वितरण है वो 4 भागों में है, इसका मतलब फ्लक्स का मान अलग हो गया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आवेश का वितरण किस प्रकार से हो रहा है इससे फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल मात्र जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? आवेश की मात्रा पर, न कि वितरण पर। आवेश की मात्रा कितनी है? यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम। तो चौथा बिंदु क्या हो गया है कि किसी भी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स केवल मात्र आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है सारे, परीक्षा में आप लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के काफी प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान देना, ये मान लीजिए बच्चों कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ में आप लोगों को यहाँ पर आवेश दे दिया विद्युत द्विध्रुव के रूप में। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हम लोग पहले ही से समझ चुके हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं। ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये दूसरा विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये तीसरा विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव होने का मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों से कह देते हैं कि बताओ भाई इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा।
चूंकि बच्चों विद्युत द्विध्रुव आवेश शून्य, यहाँ पर भी आवेश शून्य, यहाँ पर भी आवेश शून्य, इसका मतलब पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग कितना हो गया, समेशन Q बराबर 0। जब समेशन Q बराबर 0 हो गया, इसका मतलब बात स्वतः स्पष्ट हो गई कि फाई बराबर क्या हो गया, 0। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि समेशन Q बराबर 0 होने का मतलब इस पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, जब किसी पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं होता है तो वहां पर निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये बच्चों हमारे गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य तथ्य थे, बिंदु थे। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में आजकल सीधे प्रश्न नहीं आते कि गाउस का नियम लिखो। परीक्षा में आप लोगों से ऐसी प्रॉब्लम बनाकर, ऐसे प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात। अब कई बार बच्चों में जिज्ञासा होती है कि हम लोग बंद पृष्ठ कैसा लें, त्रिभुजाकार ले सकते हैं, चतुर्भुजाकार ले सकते हैं या वर्गाकार ले सकते हैं। ध्यान रखना, हम लोग ऐसे पृष्ठ का चुनाव करते हैं जहां पर आवेश का वितरण क्या हो, सममित हो। जैसे हम वृत्त की बात करते हैं, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी प्रत्येक बार कितनी है, r है। गोले की बात करें, गोले में आवेश का वितरण क्या होगा, सममित होगा। बेलनाकार पृष्ठ की बात करें तो बेलन में क्या होगा भाई, बेलन की अक्ष से पृष्ठ के दोनों ओर की दूरी क्या होगी, समान। तो ध्यान रखना, हम लोगों को गणना करने के दौरान ऐसे पृष्ठों का चुनाव करना होता है जहां पर आवेश का वितरण सममित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कह सकते हम लोग कि त्रिभुजाकार नहीं ले सकते। परीक्षा में कोई पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ की परिकल्पना में त्रिभुजाकार पृष्ठ ले लिया गया है, तो बताओ ये सही है अथवा गलत। तो आप कह सकते हैं लिया जा सकता है, लेकिन गणना हमारी आसान हो इसके लिए हम लोगों को कैसा पृष्ठ लेना पड़ता है, जहां पर आवेश का वितरण सममित हो। क्योंकि आवेश का वितरण सममित होगा तो हमारी गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये गाउस का नियम जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, आजकल परीक्षा में ऐसा प्रश्न आने लग गया क्योंकि NCERT की किताब में ये टॉपिक है, गाउस के नियम को कैसे प्राप्त किया जाए। राजस्थान बोर्ड की जो हमारी पिछले साल किताब आई है उसमें भी ये टॉपिक है। इसका प्रश्न बन सकता है, गाउस स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखो तथा गाउस के नियम को कैसे प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अब, गाउस के नियम को प्राप्त करना या गाउस के नियम को व्युत्पन्न करना। सारे बच्चे ध्यान देना, ये बच्चों हम लोगों ने एक बंद पृष्ठ ले लिया है, कैसा भी ले सकते हैं, एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में यह कोई बिंदु है, O बिंदु, यहां पर बच्चों कोई Q आवेश है। इस बंद पृष्ठ में बिंदु O पर Q आवेश है। अब यह जो पृष्ठ है हमारा अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। इस पृष्ठ में हम सब लोगों ने क्या बात मान ली, यह एक इसका एक अल्पांश है। ये एक अल्पांश ले लिया हमने, ये अल्पांश, इसको हमने कह दिया इसका क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर ds। यह जो अल्पांश है, इस अल्पांश की विद्यार्थियों इस बिंदु आवेश Q से दूरी कितनी मान ली हम लोगों ने, r मान ली। Q से दूरी कितनी मान ली, r है। यहाँ पर कोई पॉइंट भी दे सकते हैं आप लोग कि P बिंदु है जो बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर है। अब Q से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु है P, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसका हम लोगों ने पहले पार्ट में सामान्य सूत्र स्थापित कर रखा है कि किसी भी बिंदु आवेश से निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों को मैंने पहले पार्ट में समझाया था, रटाने का प्रयास भी किया था। E बराबर क्या होता है, KQ बट्टा r²। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या बोल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो वेक्टर E बराबर क्या आ गया, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, दूरी कितनी है r, तो 1/r²। चूंकि राशि कैसी है, सदिश राशि, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये r3। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, एक बंद पृष्ठ बना लीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, चित्र में प्रदर्शित पृष्ठ में बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ का एक अल्पांश ds जो r दूरी पर है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर E बराबर इतना।
चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों सदिश राशि होती है, इसकी दिशा हमेशा किधर होती है? आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी टॉपिक के लिए आए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा केंद्रित होती है। ये डायरेक्शन हो गई है, ये डायरेक्शन हो गई है किसकी? वेक्टर ई की। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा केंद्रित। और यह मान लीजिए बच्चों, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है, इसका अभिविन्यास इस प्रकार से है कि यह वेक्टर ई के साथ में कितना कोण बना रहा है? मान लीजिए बच्चों, थीटा कोण बना रहा है। इस अल्पांश जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहां पर कोई बिंदु P है, इसकी बिंदु आवेश से दूरी कितनी? R। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई है वेक्टर ई बराबर इतना। अब यहां पर यह जो पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ? तो ds अल्पांश वाला। इस पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, अभी हम लोगों ने 1 मिनट पहले पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट डी एस। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला देता हूं, जब भी विद्युत फ्लक्स की बात आएगी, आप लोग क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वेक्टर ई का जो मान है, इसको यहां पर रख देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी? डी फाई बराबर ई का मान रख दिया हमने, कितना आ गया भाई? ये आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम और करते हैं, हम सब लोग इसको खोल देते हैं। ई डॉट डी एस को जब खोलेंगे, कक्षा 11 में हमने बात सीखी है, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, जिसको हम बोलते हैं ए डॉट बी, उसका मान कितना था? ए बी कोस थीटा। तो यह आ गया है डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। ई का मान हमारे पास में है, इस मान को यहां पर हम रख देते हैं। तो डी फाई बराबर आ जाएगा, ई की जगह मान आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या आ जाएगा भाई? नीचे क्या है? आर स्क्वायर। तो ये आ गया, आगे क्या लिखा हुआ है? ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों समीकरण नंबर आपकी बन गई है 3। आप नोट्स में कैसे लिखेंगे? चित्र बनाकर आप कहेंगे कि बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण 1 बता दी। फिर कहेंगे इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, इसको खोल देंगे। फिर कहेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो डी फाई बराबर क्या आ गया बच्चों? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। अब आप लोग कक्षा 11 पर पुनः अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कक्षा 11 में हम सब लोगों ने जब पहला पाठ पढ़ा था बच्चों, मात्रक एवं विमा, उसमें जब हम लोगों ने मूल मात्रक के बाद में पूरक मात्रक पढ़े थे, पूरक मात्रक में क्या क्या थे यदि आपको याद है? एक तो था तलीय कोण, एक था ठोस कोण। तलीय कोण का मात्रक क्या था? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या था? स्टेरिडियन। तो यहां पर ये जो ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर है, यह क्या हो गया है? आप सारे बच्चे पहले चित्र पर ध्यान देंगे। यह जो हमारा अल्पांश है, जिसका क्षेत्रफल हम लोगों ने ds माना है, तो आप क्या कहेंगे? ये ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds द्वारा बिंदु आवेश q पर बनने वाला घन कोण। इस घन कोण को हम लोग प्राय बच्चों d ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं, dw बोल देते हैं। आप लोग कुछ नहीं बोलो तो केवल इतना जरूर कह देना कि ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश, जिसका क्षेत्रफल कितना है? ds। इस क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण, या बोलेंगे क्षेत्रफल अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनने वाला ठोस कोण। तो यहां पर अब समीकरण नंबर 3 को हम कैसे दर्शा सकते हैं? यह बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3, डी फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर क्या आ गया भाई?
ds cos थीटा बट्टे आर स्क्वायर। पुनः समझ लीजिए, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण, इसको हमने कह दिया बच्चों ये d ओमेगा। समीकरण नंबर बन गई 4। आप सबके सामने स्थिति है, हम लोगों ने यह अल्पांश लिया है, ds अल्पांश है, यह हमारा बंद पृष्ठ तो पूरा यह है। ऐसे अल्पांश इस पृष्ठ में अनेकों हैं। जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, हमारी गणित कहती है यदि आपके पास में y का पद है, आपको dy चाहिए, आप क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। आपके पास में dy का पद है, आप लोगों को y चाहिए, आप क्या करेंगे? समाकलन। या यूं कहिए, जब आपके पास में किसी पृष्ठ में एक अल्पांश की बात है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी हो, तो आप क्या कर देंगे? समाकलन। तो यह जो हम लोगों ने जो फ्लक्स लिखा है, निकाला है, वो केवल मात्र इस पृष्ठ के एक अल्पांश के लिए निकाला है। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर समाकलन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ हेतु समीकरण 4 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। पृष्ठ कैसा है बच्चों? बंद है, तो इस पर निशान लगा दिया। बाएं पक्ष में क्या आ गया? फाई आ गया। अब क्या करेंगे? Q क्या है? आवेश, जिसका मान कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है। अवकलन और समाकलन में कांस्टेंट राशि को इनसे बाहर निकालते हैं, तो यह आ गया है Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया बाहर, और अंदर रह गया है बच्चों डी ओमेगा। समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। आप लोगों को बच्चों, चाहे 11वीं में फिजिक्स की बात हो, चाहे 11वीं में गणित की बात हो, आप लोगों को हम गुरुजन एक बात सिखाते हैं, आकाश में किसी भी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान कितना होता है? 4 पाई। ध्यान रखना, यदि आप भूल गए हो तो पुनः इसको याद कर लीजिए। आकाश में किसी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई होता है। या आप लोग इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनने वाला घन कोण कितना होता है? 4 पाई। तो ज्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा? आप ये लिखेंगे आकाश में किसी बिंदु पर बनने वाला घन कोण कितना होता है? 4 पाई। तो बच्चों समीकरण नंबर 5 का ये जो पद है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई। लेकिन उसका स्पष्टीकरण क्या आ जाएगा? आप लिखेंगे हम जानते हैं आकाश में किसी भी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई, तो यह आ जाएगा फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई? फाई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, वही इक्वेशन आ गई जो हमने गाउस का नियम पढ़ा था आज सुबह। एक बार याद दिला देता हूँ आपको, गाउस का नियम क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। तो बच्चों, आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। गाउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोगों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है हमारी, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। इससे संबंधित आपकी कोई भी डिफिकल्टी आती है, जो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उन व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा जो पहले पार्ट में सवाल है, वो आज आपको मैं ग्रुप में लिख दूंगा, कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, हम लोग उसका भी समाधान कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।